हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आपका स्वागत है प्रो स्टडी ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम साइंस और मैथ्स के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डिटेल में कवर करते हैं। और आज की इस वीडियो के थ्रू हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस इंटरेस्टिंग चैप्टर की। जी हाँ, ये ऐसा चैप्टर है जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 6 से 7 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को पूरी तरीके से देखो और एंड तक देखो, ताकि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 3 के बीच में आते हैं वो क्लियर हो जाए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में सबसे पहले हम हेरिडिटी समझते हैं, फिर इवोल्यूशन समझेंगे। तो हेरिडिटी आखिर क्या होता है। आपको पता है कि हमारी ये जो जनरेशन है ये कंटिन्यू तब हो पा रही है जब कुछ पिछली जनरेशन से हम प्रोड्यूस हुए। तो सपोज कि पेरेंट्स से एक यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है, तो पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो ट्रांसफर हुए होंगे ऑफस्प्रिंग तक के। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, उनके अंदर के कैरेक्टर्स हमारे अंदर जो आए, इस प्रोसेस को कहा जाता है हेरिडिटी। मतलब कि एक पेरेंट्स से यंग वन तक के कैरेक्टर्स के ट्रांसफर को कहा जाता है हेरिडिटी। लेकिन अगर कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसका मतलब कैरेक्टर किसी चीज के थ्रू ट्रांसफर हो रहे होंगे। तो वो चीज क्या है, डीएनए। डीएनए की मदद से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, लेकिन कैरेक्टर कंट्रोल किया जाता है प्रोटीन द्वारा। तो इस चैप्टर में पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजों की नॉलेज होना हमें काफी ज्यादा जरूरी है। तो आइए समझते हैं पहले हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी का मतलब कुछ नहीं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और जो ऑफस्प्रिंग होता है ना, उसमें डीएनए जो होता है वो पापा का आता है, फादर का। तो अब ये हेरिडिटी आपको क्लियर हो गया होगा। हेरिडिटी मतलब कुछ नहीं, बस पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक के जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होगा। अब ये वेरिएशन का मतलब क्या होता है। वेरिएशन मतलब आपको पता होगा कि कई बार ना लोग बोलते हैं कि अरे ये तो अपने पापा पर गया है, ये तो अपनी मम्मी पर गया है, लेकिन क्या उसके पापा और वो यानी कि ऑफस्प्रिंग और पेरेंट की शक्ल एग्जैक्टली सिमिलर होती है? बिल्कुल भी नहीं है। हाउएवर वो दो पेरेंट से ही प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन कुछ वेरिएशन, कुछ डिफरेंसेस होते हैं उस यंग वन और पेरेंट्स में। तो वही डिफरेंसेस जो कि एक यंग वन और पेरेंट के बीच में होते हैं उसी को कहा जाता है वेरिएशन। तो वेरिएशन मतलब डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें यानी हेरिडिटी, वेरिएशन, इवोल्यूशन, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं एक ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर जिसे कहा जाता है जेनेटिक्स। और आज की जो मॉडर्न जेनेटिक्स है इसके फादर कहा जाता है जोहान ग्रेगर मेंडल को। जोहान ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स या फिर पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि साइंस ऑफ हेरिडिटी यूज कहाँ होती है। मुझे पता चल गया कि हेरिडिटी आखिर होती क्या है। हेरिडिटी कुछ नहीं है, बस एक स्टडी है कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक के कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। लेकिन इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि किसी डिसीज को पहचानना। आपको पता तो होगा कि कई कई बार डॉक्टर जो है वो सिर्फ सिम्टम्स को देख करके डिसीज के बारे में बता देते हैं कि कुछ अगर वो क्या कहते हैं कि ये जो सिम्टम्स है ना, ये तो मुझे एक फीवर के सिम्टम्स लग रहे हैं। और कुछ मतलब अलग अलग डिसीजेस के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स देख कर ही डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस मतलब पहचानते हैं कि आपको कौन सा डिसीज है। इसी चीज में यूज किया जाता है हेरिडिटी का भी। और उसके बाद ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। अब हेरिडिटी इसकी साइंस का ना यूज किया जाता है प्रिवेंशन में भी। मतलब अगर आपको कोई डिसीज हुआ है तो हो सकता है कि उस चीज का क्योर हेरिडिटी के थ्रू हमें मिल जाए। तो हेरिडिटी का यूज किसी डिसीज को क्योर करने में भी किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट मतलब जो भी अगर मान लो हेरिडिटी डिसऑर्डर्स हुए हैं, कई बार ऐसा होता है कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। बहुत सारे हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हम लोग आगे चल के उन्हें भी पढ़ेंगे। तो इन सभी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हेरिडिटी इस ब्रांच ऑफ साइंस का यूज किया जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है। आपको पता है कि कोई फेयर है, मतलब कोई गोरा है, कोई काला है, किसी के बाल जल्दी वाइट हो जाते हैं, किसी के जल्दी वाइट नहीं होते, किसी के नेल्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सोच पाता है, कोई बहुत ज्यादा फिट होता है तो कोई कुपोषित होता है। ये सारी चीजें
क्यों होती है, इनको कंट्रोल करने वाली क्या चीज़ है, तो वो है प्रोटीन्स। जी हाँ, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली एक चीज़ है जो कि प्रोटीन जिसे हम कहते हैं। अगर इंसान को देखा जाए और उसके किसी भी कैरेक्टर को उठा लिया जाए तो वो सारे के सारे कैरेक्टर कंट्रोल किए जाते हैं किसी न किसी प्रोटीन द्वारा। और अब ये प्रोटीन बनते कैसे हैं ये हमें स्टडी करना है। तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग 3 स्टेप्स में स्टडी करते हैं: ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसक्रिप्शन एक प्राइमरी स्टेप होता है जिसमें हम, अच्छा चलो आपको मैं ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन करने से पहले एक सेल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम सबको पता है कि सेल कुछ इस तरीके की होती है जिसमें हाँ ऐसा कुछ न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है डीएनए, ठीक है। अब लेकिन हमको पता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना वो साइटोप्लाज्म में होता है। ये जो बाहर यहाँ कुछ लिक्विड भरा होता है चिपचिपा सा, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है यहीं पर होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो डीएनए है ना, इससे प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए यहां जाना पड़ेगा, लेकिन डीएनए यहां जाता ही नहीं है। साइटोप्लाज्म में डीएनए नहीं जाता, डीएनए तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो साइटोप्लाज्म में क्या जाएगा, तो जो डीएनए है वो प्रोड्यूस करता है एमआरएनए, ठीक है। और ये जो एमआरएनए प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है डीएनए से एमआरएनए बनने का, इसे ही कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो इस ट्रांसक्रिप्शन को अब हमें डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो अब आप देखो कि यहां पर मेरे पास ना एक डीएनए, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि हम सब जानते हैं। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। आपको पता ही होगा कि वॉटसन एंड क्रिक, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के हमें डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया था कि जो डीएनए होता है वो कुछ इस तरीके के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो अब इसी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ पढ़ना है। तो अब सपोज कि इससे मुझे एमआरएनए बनाना है, तो एमआरएनए कैसे बनेगा, तो पहला स्टेप होगा कि एक एंजाइम होती है आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम आती है जिसके वजह से ना ये जो सपोज कि इस एंजाइम के वजह से ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना ये इससे दोनों एंड से खींचा जाएगा, और जब खींचा जाएगा तो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस तरीके के, ठीक है। और इनके बीच में कुछ ऐसे ये जो चीज है ना, ये जो आपको लैडर जैसे लग रहे होंगे, ये लैडर बने हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स एग्जैक्टली, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लेना। तो अब ये जो डीएनए है इसे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया, किसकी मदद से, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आरएनए पॉलीमरेज क्या है, तो आप कहोगे कि ये एक एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। अच्छा, तो एक एंजाइम का मतलब क्या होता है, एंजाइम होती है बायोकैटलिस्ट। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैटेलिस्ट। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक रिएक्शन ही हुआ ना, तो इस रिएक्शन की स्पीड को थोड़ा हाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं बायोकैटेलिस्ट। और ये आरएनए पॉलीमरेज ये एक बायोकैटेलिस्ट है। तो अब हमें ना डीएनए की ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये इनके बारे में स्टडी करना है। तो ये कुछ नहीं है, ये है नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेस का मतलब क्या होता है, सुनो, नाइट्रोजनस बेस। तो हमको पता है कि जो हमारा डीएनए होता है ना ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से, लेकिन न्यूक्लियोटाइड कुछ नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड होता है एक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। अगर नाइट्रोजनस बेस यानी कि इनको, अब देखो, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है, इन चारों को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या है ये आपको आगे चल के धीरे धीरे समझ में आएगा, ये आपको तुरंत समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस मतलब आप समझ सकते हो ऐसे प्रोटीन्स जो कि जब शुगर से मिलेंगे तो बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं ये
जो स्ट्रक्चर ऑफ मतलब डीएनए तो ये बॉडी है ना डीएनए की, डीएनए के बॉडी के अंदर का जो मेन मटेरियल है ना, यानी कि जो मटेरियल कैरेक्टर कंट्रोल करने वाला है वो यही तो है, ये यहीं पे कैरेक्टर्स भरे हुए होते हैं और ये कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। और उन न्यूक्लियोटाइड को प्रोड्यूस करने में नाइट्रोजनस बेसिस का काफी ज्यादा रोल है, ठीक है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन ये है कुछ नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस है ना, इनके बीच में होती है इंटरेक्शन। जी हाँ, ये पेयरिंग करते हैं जिसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहा जाता है। तो ये जो एडेनिन है ये थायमिन से जाकर जुड़ जाता है, एडेनिन पेयर बनाएगा थायमिन के साथ, ठीक है। एडेनिन की पेयर बनी थायमिन के साथ, ठीक है। और ग्वानिन की पेयर बनती है साइटोसिन के साथ, मतलब ग्वानिन की पेयर बनी साइटोसिन के साथ, जीसी, एटीजीसी एटीजीसी, ये पूरा सीक्वेंस यहाँ पर रिपीट होने वाला है। तो अब अगर इसे जूम किया जाए ना तो ये ऐसा जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में कुछ ऐसा है, ए और यहां पर टी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ये कुछ इस तरीके के, यहां पर कहीं ए टी जी सी कुछ इस तरीके से ना, इस तरफ ए टी हो, ए होगा, इस तरफ टी हो, मतलब एडेनिन होगा, थायमिन होगा, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, मतलब ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन कंपोज्ड है 2 नाइट्रोजनस बेसिस से। एक होगा इसमें से एक शायद अगर एडेनिन हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली ग्वानिन होने वाला है, मतलब नहीं, एडेनिन के साथ पेयर होने वाली है थायमिन की, मतलब एक पेयर में देखा जाए तो एक जगह एडेनिन, एक जगह थायमिन, एक जगह एडेनिन, एक जगह थायमिन, फिर ग्वानिन, साइटोसिन, मतलब एटीजीसी एटीजीसी, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये थी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की कहानी। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगर आपने इतना समझ लिया कि मैंने अभी तक के क्या समझाया अभी तक के, मैं आपको एक बार समराइज करना चाहता हूँ। हमने पढ़ा कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी जो कि एक प्रोसेस है पेरेंट्स से कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना ऑफस्प्रिंग तक की। अब एक कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब कोई ना कोई चीज होगी जिसकी वजह से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, उस चीज को मैं कहता हूं डीएनए। और पूरा डीएनए कैरेक्टर कंट्रोल नहीं करता, डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जो कि कैरेक्टर कंट्रोल करता है, उस स्पेसिफिक सेगमेंट को कहा जाता है जीन। तो जीन का ट्रांसफर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक के जो होता है ना, इसी को कहते हैं हेरिडिटी। अब जब यंग वन प्रोड्यूस होता है तो वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज, पेरेंट्स का जो फेशियल स्ट्रक्चर है और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफस्प्रिंग से एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती। हाँ, समझ में आता है कि इस पेरेंट से ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, कुछ ना कुछ वेरिएशन यानी कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में। और ये जो डिफरेंसेस है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में, इसे कहा जाता है वेरिएशन। और इस हेरिडिटी एंड वेरिएशन को हम लोग कलेक्टिवली जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और उसी मॉडर्न जेनेटिक्स के फाउंडर हैं या फिर पायोनियर कह सकते हो, फादर कह सकते हो, जोहान ग्रेगर मेंडल। ये हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क या 2 मार्क के एमसीक्यूज में पूछा जाता है। और साइंस ऑफ हेरिडिटी का यूज कहाँ होता है? डायग्नोसिस यानी कि डिसीज को पहचानने में, उसके ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन में, और जितने भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है उनको ट्रीट करने में, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमने किसने दिया था? जो साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट ने मिलकर हमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को एक लैडर की तरह कन्वर्ट करने के लिए एक बायोकैटालिस्ट या फिर एंजाइम आता है जिसे कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज इसको ऐसे स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट कर देता है। और अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो लाइंस है ना, ये बनी हुई होती है नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर से। इन्हें एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड्स में सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन ही नहीं होते, यहाँ पर शुगर्स भी होती हैं। मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन का जब कॉम्बिनेशन हम लोग स्टडी करते हैं शुगर के साथ, तब उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और ये जो सीक्वेंस है ना, इसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मतलब ए यानी कि एडेनिन पेयर करता है थायमिन के साथ, ग्वानिन पेयर करती है साइटोसिन के साथ, और ये जो पेयरिंग है इससे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहा जाता है। और अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन को स्टडी करने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए, 3 कॉन्सेप्ट जो कि अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, तो आपको साइंस में एस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तब तक बने रहिए मेरे साथ प्रो स्टडी ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पर।